अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ताज़ा किताब, एक अच्छी किताब, एक नस्र की किताब उसका ज़िक्र करने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है चिराग़ ज़िंदगी। ये चिराग़ ज़िंदगी किसकी ज़िंदगी के बारे में है, मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे करा दूँ। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अली मंज़र। मोहम्मद अली मंज़र साहब पढ़ाते हैं और शायर हैं और अदीब भी हैं। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ रहा। हैदराबाद की सिंध यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने मास्टर्स किया और वहीं मास्टर्स के दौरान उन्होंने एक थीसिस लिखना था, जिसके लिए उन्होंने इंतखाब किया शौकत सिद्दीकी साहब का। जी हाँ, शौकत सिद्दीकी साहब एक बहुत मुमताज़ नावल निगार हैं और शौकत सिद्दीकी साहब का नाम आते ही कम से कम दो नावल ऐसे हैं जो जहन में गूंजने लगते हैं। सबसे पहला नावल है खुदा की बस्ती। जी हाँ, खुदा की बस्ती एक ऐसा नावल था जो हमारे समाजी तज़ादात, माशी तज़ादात और बहुत हद तक सियासी तज़ादात का आईनादार था। और इस नावल ने बड़ी धूम मचाई क्योंकि ये पीटीवी से पेश हुआ, ड्रामाई तश्कील की गई इसकी, और इसके सारे किरदार और इसका प्लॉट और इसकी स्टोरी वो सब बहुत बहुत मशहूर हुई। और ये ब्लैक एंड वाइट का दौर था। फिर कलर दौर में इसको दोबारा इसको रिकॉर्ड किया गया, पूरे ड्रामे को बनाया गया और फिर एक और बार प्राइवेट प्रोडक्शन के तहत ये नावल जो है उसकी ड्रामाई तश्कील पेश की गई। तो शौकत सिद्दीकी साहब का नाम जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत चमका और शौकत सिद्दीकी साहब एक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी रहे, अदीब रहे, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े रहे, राइटर गिल्ड्स के भी वो अहम ओहदों पर फाइज रहे। और खुदा की बस्ती को आदम जी अदबी अवार्ड से नवाजा गया और यहीं से शायद एक तनाज़ा पैदा हुआ था कुर्रतुल ऐन हैदर और आग का दरिया और फिर कुछ और मामलात हुए और कुर्रतुल ऐन हैदर यहाँ से भारत चली गई। तो खैर, ये तो एक ऐसी बात है जो कि अलग से है, लेकिन तो चिराग़ ज़िंदगी में शौकत सिद्दीकी साहब के अहवाल व आसार और मुंतखब अफ़साने शामिल हैं। इसकी तरतीब और इंतखाब मोहम्मद अली मंज़र साहब का है और इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें खुदा की बस्ती, जांगलो, चार दीवारी जो है ये तीसरा नावल था शौकत सिद्दीकी साहब का, जो लखनऊ के ख़ास पस मंज़र में लिखा गया और वहाँ की जो तवाहुम परस्ती है और वहाँ का जो नवाबी दौर है और जो ख़वातीन ख़ास तौर पर हैं उस माशरत की, उनके तज़ादात और उनके भयानक चेहरे इस नावल में दिखाए गए हैं। अंधेरा और रातों का शहर और कीमियागर जैसी लाफानी तहरीरों के खालिक की 100 साला सालगिरह भी है शौकत सिद्दीकी साहब की। और ये तोशाए ख़ास कहलाता है सबरंग और शकील आदिल ज़ादा साहब। तोशाए ख़ास आपको याद होगा। तो खैर, इसमें एक बात ऐसी है कि इसका जो पस वर्क है उसमें ये है किताब वो, ये आप देखें शौकत सिद्दीकी साहब की, और इसमें एक पस वर्क है, ये भी देख लें। और इस पर मुझे एतराज़ है, मुझे हमेशा एतराज़ होता है कि अगर नाशिर है कोई तो एक रेडीमेड नक्काद भी बन जाता है। बहुत फजूल बात है। मुसन्निफ़ को चाहिए, आप अगर किताब छपवा रहे हैं और पैसे भी नहीं लगा रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप बस वक्त लिखवा रहे हैं, सहारनसारी इस शहर में मौजूद हैं, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम इस शहर में मौजूद हैं और फ़रासत रिज़वी साहब जैसे आलिम आदमी मौजूद हैं। आप उनसे लिखवाएं अगर आपको लिखवाना है, और भी कुछ और लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन नाशिर को उसकी तहरीर लगाना, उसे मशहूर करना, क्योंकि वो सचमुच अपने आप को नाक़िस समझने लगते हैं। सुना तो ये है कि शायर अली शायर साहब पर कई थीसिस लिखे जा चुके हैं, जो बहुत तशवीशनाक बात है। उन पर एमफिल के शायद और पीएचडी भी शायद उन पर की जा चुकी है। तो सिर्फ एक नाशिर होने से, जबकि आप वैसे ही माल बना रहे हैं और चलें उसमें अच्छे भी काम करते होंगे, वो अच्छी बात है, शायर भी आप बने हुए हैं और फिर आप नाक़िद भी बन जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक बुरी बात है। इसमें इब्तिदाई में उन्होंने बताया है मोहम्मद अली मंज़र ने कि इसमें उन्होंने
93 में ये मास्टर्स किया था और उनके जहन में शुरू ही से शौकत सिद्दीकी मौजूद थे। इसकी ज़ुबान बहुत अच्छी है। मोहम्मद अली मंज़र ने इसको रीराइट भी किया है। आम तौर पर आप देखते हैं कि जो थीसिस होते हैं वो थीसिस छपते नहीं हैं, चाहे वो एमफिल के हों चाहे पीएचडी के हों, क्योंकि वो बहुत कम मयार के होते हैं और लॉबिंग करके और नक्काली करके बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया, एक धंधा बन गया कि लोग थीसिस कर लेते हैं और एक-एक आदमी पर कई-कई थीसिस हो रहे होते हैं। ये बहुत अजीब तशवीशनाक बात है, इस पर हमने पहले भी बात की। वो छप क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो इस मयार के नहीं होते, उनकी ज़ुबान इस काबिल नहीं होती कि वो प्रिंट हो सके और इधर-उधर का माल चोरी किया हुआ होता है, तो वो कैसे छपें? मोहम्मद अली मंज़र ने तो खुद मेहनत की है, उसको लिखा है, उसको रीराइट किया है और इस काबिल बनाया है कि ये एक पूरी किताब है और इसमें शौकत सिद्दीकी साहब की ज़िंदगी को खंगाला है। उनका एक इंटरव्यू भी शामिल है उसमें, खुद मोहम्मद अली मंज़र साहब ने किया और लखनऊ में जहाँ उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया शौकत सिद्दीकी साहब ने, उसके बारे में भी बात है कि कहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। उन्होंने अपनी शायरी से आगाज़ किया अदब का और हमारे एक लाहौर में दोस्त हैं ज़ाहिद हसन, वो कहते हैं कि आम तौर पर सब लिखने वाले शायरी ही से आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अक्ल आ जाती है, समझ आ जाती है, शऊर आ जाता है और फिर वो शायरी को एक तरफ करके कुछ और काम करते हैं। तो शौकत सिद्दीकी साहब शौकत सिद्दीकी लखनवी के नाम से शायरी करते थे और बहुत जल्द फिर उन्होंने अफ़साने की तरफ रुजू किया और जब उनकी इब्तिदा में बहुत कम उम्री में अफ़साने छपने लगे, तो पहला तो एक वाक़या ये हुआ कि उनके वालिद को ये इत्तला मिली और उनके दोस्त ने, वालिद के दोस्त ने ये बताया कि साहब आपके साहबज़ादे तो फ़ोहश निगारी कर रहे हैं, मैंने उनका एक अफ़साना पढ़ा है। वालिद साहब ने उनको बुलाया और एक थप्पड़ रिसीव किया, शायद प्यार से, शायद गुस्से से और तंबीह की कि इस चक्कर में ना पड़ो बेटा। तो इन्हें शौकत सिद्दीकी ने बहरहाल लिखते रहे और आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे लोगों को ये गुमान हुआ कि ये किसी और की तहरीरें हैं और एक साहब थे रामपुरी करके, वो बाकायदा 20वीं सदी में एक इश्तिहार दिया करते थे कि जो लोग अफ़साने लिखवाना चाहते हैं और लिख नहीं सकते, वो कीमतन मुझसे रजू करें, मैं उनको लिख कर दूँगा। तो आप ये देखें, आपकी सिर्फ शायरी पर बात होती है, मुतशायर और मुतशायरात पर, यहाँ तो अफ़साना निगार भी जाली हैं, जो लिख कर, पैसे देकर और अपने लिए किताबें लिखवा रहे हैं, अपने लिए अफ़साने लिखवा रहे हैं, नॉवेल लिखवा रहे हैं। तो ये सिलसिला देखें आप, 20वीं सदी कौन-सा दौर है ये, क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल का दौर है। तो शौकत सिद्दीकी साहब पर भी इल्ज़ामात लगे जनाब कि आप भी पैसे दे के लिखवा रहे हैं और उन्होंने डिनाई किया कि नहीं साहब, मैं तो उन साहब को जानता तक नहीं हूँ। लेकिन चूँकि वो ओरिजिनल आदमी थे, ओरिजिनल नौजवान थे लिखने वाले, तो वो लिखते रहे और फिर वो बात बनती रही और वो बड़े अदबी रसाइल में छपती रहे। तरक्की पसंद तहरीक से क्योंकि ताल्लुक़ था, तो लिहाजा जब वो किसी तौर पहले तो लाहौर आ गए और लाहौर में ज़हीर काश्मीरी साहब से मिले और वो फुटपाथ पे लेटे हुए थे और उनसे मुलाकात हुई अजीब-ओ-गरीब हुलिये में और वो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। शौकत सिद्दीकी उनको जानते थे, तो उनसे मिले और फिर वो लाहौर में उनकी एक तारुफ़ हुआ, फिर वो कराची आ गए और यहाँ भी और वो शादी भी उनकी ज़ाहिर है किसी ने करवा दी और फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं, एक साहबज़ादे का इंतकाल हो गया है। तो शौकत सिद्दीकी साहब डिफेंस में रहते रहे और बहुत एक पॉश इलाके में और बड़ी मुलाज़मतें की, एडिटर रहे अखबारात के, मसावात के एडिटर रहे और मुख्तलिफ़ अखबारात के और लिखते रहे और अपनी रॉयल्टी से वो कमाते रहे आखिरी उम्र में और वो 40 से ज़्यादा एडिशन आए खुदा की बस्ती के। जांगलूस सब रंग में छपता रहा, बहुत मकबूल रहा। उसकी ड्रामाई तश्कील भी हुई जो काज़िम पाशा साहब ने की थी और इसमें शब्बीर जान उस ड्रामे में आए थे। 2 किरदार हैं जो कि जेल से भागे हुए हैं और एक वारसी अदाकार हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं। ये 2 मरकज़ी किरदार थे और उसमें माशरे की हकीकतें बेनकाब की गई हैं, ख़ास तौर पर जो देही इलाके हैं पंजाब के, मशरक़ी पंजाब के और उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सियासी अवामिल हैं, उनको बहुत सफाकी से उसके पर्दे चाक किए गए। और बातें ऐसी भी हुई
اور وہ اتنا بولڈ ڈرامہ تھا کہ اس کو پھر ایک وقت میں جا کے رکوا دیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا. 3 جلدوں میں وہ سامنے آیا. 2000 سے زیادہ صفحات پر وہ ناول ہے، وہ بہت مقبول ہوا. اور شوکت صدیقی صاحب ناول کے اور شوکت صدیقی صاحب ناول کے علاوہ افسانے کے بھی بڑے اہم آدمی رہے. تو محمد علی منظر، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور بہت ساری معلومات آپ کی چراغ زندگی سے شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے مجھ تک پہنچی. اور میں نے ذکر کیا، یقیناً یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے اور خرید کر پڑھنی چاہیے. یہ محمد علی منظر ہیں، بہت ہنسمکھ پیارے انسان، پڑھنے لکھنے والے، انسان دوست، پڑھنے لکھنے والے، بہت پیارے اور انسان دوست ہیں محمد علی منظر. تو بس اس کتاب کا تعارف ہی میں کروانا چاہتا تھا. موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو عرض کی. مزید جب یہ کتاب پڑھیں گے تو اس کی جزیات میں آپ جائیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک تھیسس ہی نہیں ہے بلکہ ایک ادب کی اہم کتاب بھی ہے. یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا